एवरीवन, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गेट के क्वेश्चंस देखे थे। जो हम लोगों ने अब तक बेसिक्स पढ़ा है ईडीसी का, उससे रिलेटेड जो भी गेट में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और आप लोगों ने देखा कि हमको किस तरह से अप्रोच रखनी है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन ईजी रहता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा 3-3, 4-4 लाइन का क्वेश्चन था, बट हमको सिर्फ क्वेश्चन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो देखना है कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं, क्या क्या गिवन है एंड क्या पूछा गया है। बस जो गिवन है आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, क्या पूछा गया है उनको नोट डाउन कर लीजिए और फिर सोचिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है या कौन सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हम लोगों ने कितने इजीली सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, 10 to 12 क्वेश्चंस आई गेस हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी आइडिया लगा होगा, जो फर्स्ट टाइम इस बार गेट का एग्जाम देंगे, आप लोगों को भी आइडिया लगा होगा कि किस टाइप से गेट के क्वेश्चंस आते हैं। और बस आप लोग इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए, आप लोगों के आसानी से गेट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा है। ओके, तो हम लोग भी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रोल होता है, ईडीसी के अंदर भी। देखिए, वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और जो कैपिटल ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर या फिर स्केलर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन डिफाइंड रहती है, इसकी डायरेक्शन रहती है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने फिजिक्स में? E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? V होता है वोल्ट और ये पर सेंटीमीटर। ठीक, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई। डीवी आपका वोल्टेज था, जो भी आपका वोल्टेज है उसको जो डिस्टेंस जितने, मतलब सपोज करो कि ये एक सेमीकंडक्टर बार है। ओके, जो ऐसे सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बार बोलते हैं। सेमीकंडक्टर बार, ये कोई सेमीकंडक्टर बार है, इस पे आप लोगों ने वी वोल्टेज अप्लाई किया, इस पे आप लोगों ने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है हमने V। अब इस V का क्या मीनिंग है? ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। मींस इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा V1 और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो जो V1 माइनस V2 है वो कितना होगा? प्लस का V। ठीक है, क्लियर ये बात? और ये सपोज करो x है, x1 है और ये x2 है। मीन्स यहाँ पर x जो हमारा होगा ना, वो सेमीकंडक्टर की लेंथ होगी, जो सेमीकंडक्टर बार है उसकी लेंथ होगी। ठीक है, ओके, तो इसकी सेमीकंडक्टर बार की ये लेंथ होगी। तो देखिए, आपका जो dx कितना हो जाएगा? dx ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए V2, X2 पे वोल्टेज कितना है? V2, और X1 पे कितना है? V1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा? माइनस का V2 माइनस V1 अपॉन X2 माइनस X1। ठीक, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो करता है? ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? देखिए आप लोग, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आपका इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। मीन्स ये इस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहा है। देखिए, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहा है ना? या फिर मैं कहूँ हायर टू लोअर आपका ये डायरेक्शन है। दोनों चीजें बातें सही है ना? देखिए, हायर पोटेंशियल इधर है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव प्लेट आ रही है, इधर नेगेटिव प्लेट है, तो हायर पोटेंशियल किधर है? इधर है।
लोअर पोटेंशियल इधर है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन कौन सी हो गई, इस साइड में। या फिर मैं कहूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस साइड में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन कौन सी है, इधर है, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना, वो क्या रहता है कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेगेटिव साइन हमेशा ये बताता है कि वो किसी का ओपोज कर रहा है, वो किसी के ऑपोजिट में है। अब किसके ऑपोजिट में है, जिस डायरेक्शन के अंदर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये देखिए हमारा ये पोटेंशियल इस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर किस डायरेक्शन के अंदर होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। और ये हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इज दिस क्लियर, ठीक है। यूनिट भी आ गई इसकी। अब एक चीज हम लोग फिर से देखते हैं, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर बाहर लिया था, ये आपका x1 था, ये x2 था, और इस पे हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। ध्यान से समझिएगा आप लोग, v, ठीक है। अच्छे से देखिएगा क्या हो रहा है अब यहाँ पर। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताने वाली हूँ, तो अच्छे से देखिएगा। देखिए अब ये हम लोगों ने जब अप्लाई किया तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, और बहुत सारे क्या होंगे, होल्स भी होंगे, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये एन टाइप है, पी टाइप है या इंट्रिंसिक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हमको अभी सिर्फ इतना पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कितने हैं हमको नहीं पता और हमको जानना भी नहीं है, हमको अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जब हम लोगों ने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया माइनस डीवी बाई डी एक्स, किस डायरेक्शन में होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में हुआ। आपकी प्लस एक्स डायरेक्शन इधर होती है, माइनस एक्स इधर होती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर आ गया, इस डायरेक्शन में। अब एक बात सुनिए आप लोग, ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे हैं, इधर आ रहेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे सारे के सारे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज माइनस एक्स डायरेक्शन में। देखिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छे से देखिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी देख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चले गए, क्लियर। तो हमने यहाँ से क्या पता किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। रूल नंबर 1, ये आप लोगों को माइंड में सेट करनी है बात, बिल्कुल इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। ये आप लोग याद रखिए, बिल्कुल आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपके जो होल्स होंगे वो किधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो आपके होल्स हैं वो आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके होल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर,
और प्लस एक्स डायरेक्शन कौन सी है? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही तो है। तो आपके सेकेंड नंबर रूल, होल्स फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आपके होल फ्लो होते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखिए एक बात, हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक I1 करंट फ्लो होगी किस डायरेक्शन के अंदर? इस डायरेक्शन के अंदर, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में आ रहे तो करंट आपके इस डायरेक्शन में जाएगी। अब होल्स के साथ करंट का कैसा रिलेशन होता है? जिस डायरेक्शन के अंदर आपके होल्स फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करती है। होल आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके करंट भी कैसे जाएगी? इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये भी क्या हो गई? प्लस एक्स डायरेक्शन में हो गई। आपकी ओवरऑल करंट कितनी होगी? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये भी किसके अंदर जाएगी? प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो हमने एक और कंक्लूजन निकाल लिया, क्या? कि करंट फ्लो in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होगी। और हमको पता भी है करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है। करंट यही से तो निकलेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अंदर वो कैसे फ्लो हो रही है? ऐसे ही तो फ्लो हो रही है। देखिए करंट यहाँ से शुरू होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, अंदर से इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और फिर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। आप लोग ऐसे मत बोलिएगा कि मैम ये तो यहाँ पर ऐसे आ रही है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी। हमको सेमीकंडक्टर बाहर के अंदर देखना है। हमारा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है? ये दिस वन, ओके। तो इसके अंदर से वो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो आपकी करंट कैसे जा रही है? प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो ये जो कंक्लूजन्स निकले हैं 1, 2 एंड 3, ये आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है? जो होल्स फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं और जो करंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फ्लो होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट? देख लीजिए, आप लोग सोच लीजिए और फिर से समझ लीजिए कि क्या हुआ है यहाँ पर और क्या चीजें आपको याद रखनी है। और हो सके तो आंख बंद करके फटाफट से ये तीनों आप पॉइंट्स आप मन में बोल भी लीजिए ताकि आपको अभी ही याद हो जाए। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नाम से समझ में आ रहा है ये एक टाइप की वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था एक किसी लेक्चर के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं। बताया था ना कि कोई अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ऐसे करके रैंडमली जिगजैग मोशन ये करता है। और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहा होगा जो इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा और इसकी हर एक डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर रहा होगा। मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की किसी न किसी डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है? कैंसिल आउट कर रहा होता है और कोई भी उसके अंदर फिर नेट करंट फ्लो नहीं होती है। बट हम लोगों को क्या है कि करंट तो चाहिए, तभी तो हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज ले रहे हैं। हमको कंडक्टिविटी चाहिए, हमको करंट चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V वोल्टेज का, तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जिगजैग मोशन ना करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लग गया। और वो डायरेक्शन कौन सी थी? ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या होता है कि जनरली जब स्टूडेंट बाहर रहता है ना, घर पर नहीं रहता, बाहर रहता है वो, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में या रूम लेके कहीं रह रहा होता है, वो कहीं भी आता जाता रहता है। चलो मैं तो फ्री हूँ, मुझे क्या, मुझे कौन सा कोई देखने वाला है।
आज यहाँ चला गया, आज वहां चला गया, आज यहाँ घूमने गया, आज मूवी देखने गया, ऐसे वो रैंडमली मोशन करता रहता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। बट जब वो पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो वो बस सीधा कहाँ जाना है घर पर बताना है, तो सीधा कॉलेज गया, वापस घर आया, तो उसकी एक डायरेक्शन फिक्स हो गई कि नहीं तू अब सीधा कॉलेज जाएगा, वापस घर आएगा। तो क्या किसी के अंडर में वो आ गया, किसी के इन्फ्लुएंस में वो आ गया। तो हमने भी जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ने इसके एक पेरेंट की तरह काम किया। इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को गाइड किया, ऑर्डर दिया कि नहीं चलो ये सब ये रैंडम मोशन बंद करो, तुम सीधा एक डायरेक्शन को फॉलो करोगे। और वो डायरेक्शन भी मैं तुमको बता दूंगा, मैं तुमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा देता हूँ, तुम बस उसका ऑपोजिट फॉलो करना। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तुम बस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाना। सिंपली इस वोल्टेज ने ये काम कर दिया। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? तो अब आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन न करके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन आ गई, तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे। ठीक है, मैंने पहले वो एग्जाम्पल लेने के लिए समझाया था कि एक फिक्स डायरेक्शन से वो फॉलो करते हैं, बट अब जब मैंने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है तो आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैसी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस सेमीकंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन ना होके एक फिक्स मोशन हो गई, एक फिक्स मोशन हो गई। और ये इलेक्ट्रॉन्स अब जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे ना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले क्या हो रहा था, रैंडमली मोशन कर रहे थे, अब एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन करने लग गए अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उनको उसको उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये वीडी और ये अप्लाइड वोल्टेज में कंफ्यूज मत होइएगा, वीडी इज वेलोसिटी, ओके, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अब देखिए पहले ये रैंडम मोशन कर रहा था, तो हर डायरेक्शन के लिए दूसरी अपोजिट डायरेक्शन अवेलेबल थी। अब ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो अब आपकी जो करंट रहेगी वो जीरो नहीं रहेगी, अब आपको नॉन जीरो करंट मिलेगी। इज दिस क्लियर? और एक चीज बताइए मुझे, क्या ये सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। तो ये क्या है वोल्टेज? एक्सटर्नल एक्साइटेशन। ये क्या है? एक्सटर्नल एक्साइटेशन। एक्सटर्नल एक्साइटेशन हमने अब अप्लाई कर दी है और इसमें करंट क्या है? नॉन जीरो है। तो ये सेमीकंडक्टर बार किस में हो गया? नॉन इक्विलिब्रियम में। तो हम लोगों ने हमारी स्टडी कैसे शिफ्ट कर ली? इक्विलिब्रियम से अब हम लोग किस में आ गए हैं? नॉन इक्विलिब्रियम में। हम लोगों ने नॉन इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट कर लिया है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये आपके नॉन इक्विलिब्रियम का एक एग्जाम्पल है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके। ठीक है, जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उसके प्रोपोर्शनल होगी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑब्वियसली जब आप लोगों ने पोटेंशियल अप्लाई किया तब उसमें वेलोसिटी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, एक अच्छी वेलोसिटी आ रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है, तो वो उस पर डिपेंड भी करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप पता है आपको कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट यूज करते हो, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है म्यू। ओके, और इस म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी। म्यू को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। क्लियर? ठीक है, म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बताया था कि मोबिलिटी वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। ठीक, तो ये होती है मोबिलिटी। अब देखिए यूनिट म्यू क्या हो गया? वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी क्या आपकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, वोल्ट पर
सेंटीमीटर। तो ये कितना इसकी यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट सेकंड। तो ये आपकी मोबिलिटी की यूनिट होती है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग होती है, होल की मोबिलिटी अलग होती है, और दोनों में से ज्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है होल की मोबिलिटी से। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज होता है तो ये आपका वीडी भी इंक्रीज होना चाहिए लीनियरली, क्योंकि इसकी भी पावर कितनी है, 1, इसकी भी पावर 1 है, और ये तो अपना कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे आपका ई बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अभी 0, और उसको हम लोगों ने इंक्रीज किया, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 10⁻³ है, 10⁻³। ठीक। इस रेंज में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो आपका क्या होगा, वीडी भी इंक्रीज होगा अगर ई इंक्रीज हो रहा है तो। मतलब जितने अमाउंट से ई इंक्रीज हो रहा है उतने ही अमाउंट से आपका वीडी भी इंक्रीज होगा। सपोज मैंने अगर 4 टाइम्स कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो ऐसे केस में म्यू आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, म्यू कांस्टेंट हो गया ना। देखिए, वी डी इक्वल्स टू म्यू ई, इसको मैंने 4 टाइम्स कर दिया, लेट्स से 4 टाइम्स, तो वी डी भी मैंने क्या बोला, 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसका मतलब क्या हुआ, म्यू आपका पहले जितना था उतना ही अभी भी है। इस ई का इस म्यू पे कोई चेंजेस नहीं पड़ा, म्यू आपका कांस्टेंट है। दूसरी रेंज देखते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁴ से, सॉरी 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच में हो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच में हो, तब अब क्या होगा कि अब आपने सपोज करो 4 टाइम्स अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया है, अगर आप लोगों ने 4 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया है, तो अब इस रेंज के लिए आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना वो 2 टाइम्स ही इंक्रीज होगी। मतलब अब क्या हो रहा है कि आपका √E टाइम्स ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके अंदर क्या हो रहा है, √E टाइम्स ही चेंज आ रहा है। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले में नहीं है, क्वांटिटी में नहीं, ये न्यूमेरिकली। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज बोले कि ये चीज फॉर्मूला में या फिर क्वांटिटी के अंदर हो रही है तो आपके यूनिट्स में वेरिएशन आ जाएगा, यूनिट्स पूरी गड़बड़ा जाएगी। तो न्यूमेरिकली ऐसा हो रहा है, मतलब इनकी वैल्यूज में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 टाइम बढ़ाया तो ये 2 गुना बढ़ गया। इसका मतलब आपका देखो, वीडी आपका कितना होता है, म्यू ही होता है। मैंने इस क्वांटिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो ये क्वांटिटी 2 टाइम्स ही इंक्रीज हुई। इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी आपकी 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही होगी, तभी तो इसका इनका जो प्रोडक्ट है, अब इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये 4 टाइम इंक्रीज हो गया और ये 2 टाइम डिक्रीज हुआ, मतलब डिवाइड हो गया, तभी तो रिजल्ट हमारा 2 मिला और हमारा ये 2 टाइम इंक्रीज हो गया। समझ में आ रही चीजें? इसका मतलब आपकी म्यू जो है वो 2 टाइम डिक्रीज हुई थी। इसका मतलब आपकी जो म्यू है वो 1/√E के साथ चेंज हो रही है। तो देखिए, पहली रेंज में क्या हो रहा था कि आपकी जो मोबिलिटी थी वो कांस्टेंट थी, वो फिक्स थी, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जब सेकंड फील्ड के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, लो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन।
तो अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो आपकी मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे वेरी करती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अब एक थर्ड रेंज होती है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁴ से भी ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो गई है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब क्या होगा देखिए, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना, पहले 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, सेकंड केस में 2 टाइम इंक्रीज हो रही थी, अब ये बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी। जितनी ये वैल्यू पहले थी उतनी की उतनी ही रहेगी। इसका मतलब क्या, आपका Vd इक्वल्स टू म्यू ई होता है। Vd इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू ई होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और इसका मतलब आपकी मोबिलिटी किसी किसी फैक्टर से क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तभी तो आपका ये क्या है, सेम का सेम रह रहा है, मतलब 1 इंटू वीडी रह रहा है ना, 1 इंटू वीडी। इसका मतलब ये क्या हो रही होगी, 1/4 हो गई होगी, तभी ये 4 से 4 कैंसिल 1 आया होगा। इसका मतलब आप अब आपकी जो मोबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल हो गई 1/e के। वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, 1/e के। अब जैसे जैसे e बढ़ाओगे उतना ही अमाउंट से आपकी मोबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों रीजन्स आपको याद रखने हैं बिल्कुल। अब इसके अंदर देखिए जो वीडी हो रही है ना वो कांस्टेंट हो गई है। अब आपकी वीडी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। ठीक, और जनरली जो आपके वीडी की कौन मतलब अब वीडी क्या हो गई है, सेचुरेट हो गई है, मतलब उसकी भी एक फिक्स वैल्यू है। वो इलेक्ट्रॉन ने कह दिया कि मैं बस इसी वेलोसिटी से मैक्सिमम चल सकता हूँ, अब चाहे तुम कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, बस अब मैं इससे ज्यादा वेलोसिटी तुमको प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तुम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहो। ठीक है, तो वो उसकी एक अपनी जो एक्सट्रीम लिमिट थी वो वहां तक पहुंच चुका है, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁷। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁷। ठीक है, इतनी वैल्यू पर वो सैचुरेट हो जाता है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपके म्यू इंटू ई का प्रोडक्ट या फिर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर 10⁷ से ज्यादा आ रही हो ना, तो आप लोग फटाक से उसको 10⁷ ही ले लो, क्योंकि जो भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होगी या फिर म्यू ई कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आपके 10⁷ से ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा वो सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स में ध्यान दीजिएगा, अगर गिवन भी हो 10⁷ से ज्यादा तो आप लोग उसको 10⁷ ही ले। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई, यहाँ तक ये सारी समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि मोबिलिटी का कैसे फर्क पड़ता है टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब सॉरी, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है मोबिलिटी पे। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर आपकी मोबिलिटी कैसे चेंज होगी वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये आपके मोबिलिटी का ग्राफ है विद टेम्परेचर। ठीक है, हम लोगों ने जो स्केल ली है वो लॉग स्केल ली है, यहाँ पे लीनियर स्केल नहीं है, लॉग स्केल है। ठीक है, दोनों साइड आपकी लॉग की स्केल है। तो देखिए, ये एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले का जो रीजन है वो है लो टेम्परेचर रीजन। वो क्या है, लो टेम्परेचर रीजन है। तो लो टेम्परेचर के अंदर मोबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, मोबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, और ये बोलते हैं हाई टेम्परेचर रीजन। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो आपकी मोबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, ऐसा दो रीजन से होता है। जब लो टेम्परेचर होता है उस टाइम पे आपके इम्प्योरिटी स्कैटरिंग डोमिनेट करती है। अभी आप लोगों ने स्कैटरिंग वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, स्कैटरिंग क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने रिकम्बिनेशन पढ़ा है। रिकम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में सीधा सीधा मूव कर रहा था, बट यहाँ पर एक होल था। ठीक है, अब ये तो अपना सीधा सीधा जा रहा है,
सीधा 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 जा रहा है। जब ये यहाँ 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 पहुंचा ना, तो ये क्या होने लगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होके ये थोड़ा सा क्या किया, इधर मूव किया, हल्का सा ये अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, हल्का सा ये अट्रैक्ट हुआ। अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके सपोज करो ये इधर चला गया, मतलब ये एग्जैक्ट यहाँ नहीं जाके थोड़ा सा उधर चला गया। तो अब हमारा रिकम्बिनेशन तो हुआ नहीं, बट ये जो इलेक्ट्रॉन था ये अपनी डायरेक्शन से मूव हो गया, अब ये अपनी डायरेक्शन में नहीं रहा, ठीक है, इसको जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन से ना जाके ये क्या हो गया, अपनी डायरेक्शन से भटक गया एक तरह से, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक। अब देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसा नहीं कि होल के साथ ही इनका क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और होल कोलाइड हो रहे होंगे और फिर एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल का ही कोलिजन हो। आपके जो सेमीकंडक्टर बार होती है, जब अगर हम लोग उस पर लाइट का फॉल कराते हैं तो उसके अंदर फोनोन, फोटोन, ये सब भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटोन से भी कोलाइड करते हैं, फोनोन से भी करते हैं, होल्स भी फोनोन और फोटोन से कोलाइड करते हैं। तो नॉट एवरी कोलिजन गिव्स अस रिकम्बिनेशन, हर कोलिजन में आपका रिकम्बिनेशन नहीं होगा। तो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। कोलिजन हो रहा है बट रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा, वो होती है स्कैटरिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम है इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। इम्प्योरिटी हम लोगों ने वर्ड कहाँ पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने इम्प्योरिटी एटम्स मिला है Na एंड Nd, तो उनसे जब इनकी जब वो होती है, कोलिजन होता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। और उसकी वजह से आपके लोअर टेम्परेचर पर क्या होती है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर क्या होता है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सारी की सारी जो हो जाती है आयनाइज्ड हो जाती है, मतलब अब आपके पास आपके और कोई आयनाइजेशन है नहीं, मतलब सारी की सारी आयनाइज्ड हो गई Na और Nd एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। उसके बाद तो हमारे पास और कोई है नहीं एटम्स आयनाइज्ड होने के लिए, तब इम्प्योरिटी स्कैटरिंग पिक्चर में नहीं आती है, अब लेटिस स्कैटरिंग पिक्चर में आ जाती है। अब क्या होता है कि जो टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, एक पॉइंट से ज्यादा कर दिया, अब टेम्परेचर हाई हो गया है, हाई हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, हीट जनरेट हो गई है। हीट जनरेट होती है तो थर्मल एजिटेशन होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होता है कि जो लेटिस होती है ना, ये वाइब्रेट करने लगती है। तो इसी को हम लोग, जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटिस स्कैटरिंग। तो उसकी वजह से क्या होती है कि आपकी मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। और किस प्रोपोर्शनल में डिक्रीज होती है, म्यू प्रोपोर्शनल होता है T⁻³ के विद एट लोअर टेम्परेचर, और म्यू प्रोपोर्शनल होता है T⁻³ के एट हायर टेम्परेचर। इज दिस क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राफ में T⁻⁻3 का ग्राफ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने लॉग स्केल लिए ना, इसलिए आपका ग्राफ ऐसा आया। इज दिस क्लियर, क्योंकि आपका 3 जब आप लॉग लोगे तो लॉग ऑफ म्यू कितना हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी -3/2 लॉग ऑफ म्यू। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। ये क्या बन गया है, लीनियर ग्राफ शो करेगा। तो ये देखिए, ये आपकी लीनियर ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये लीनियर ग्राफ है। ये सिर्फ बता रहा है कि आपका इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते तो ये कैसा जाता, वो बता रहा है। बट एक्चुअल में क्या हो गया कि इसने अपना डोमिनेट होने लग गई और ये ऐसा आ गया। मतलब देखिए, मतलब अगर मैं लेटिस स्कैटरिंग को इग्नोर कर दूं तो सिर्फ मोबिलिटी ऐसे इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर मैं इम्प्योरिटी स्कैटरिंग को ये इग्नोर कर दूं तो आपकी जो मोबिलिटी होगी वो इस टाइप से डिक्रीज होगी। बट इस रेंज के अंदर, ये वाला जो रेंज है ना, यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, देखो लेटिस भी हो रहा है, इम्प्योरिटी भी हो रहा है, इसलिए इन दोनों का मिक्स हो गया है, ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। और ये ग्राफ जो हो गया वो ऐसे बन गया, थोड़ा सा इसमें कर्व आ गया क्योंकि ये दोनों एक साथ पिक्चर में आ रहे हैं, ठीक है। और फिर ये इस पॉइंट के बाद क्या है, ओनली लेटिस है, तो वापस ये हमारा लीनियर कर्व आ गया, मीन्स -3/2 log म्यू आ गया ओनली। ठीक, क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है।
ये आपका ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, तो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंडक्टिविटी और वो सब देखेंगे, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।